Good morning, students. We have studied history's sixth chapter, weavers, iron smelters and factory owners. तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो वीवर्स थे इंडिया में, जो आयरन स्मेल्टर्स थे, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, तो ये सारे इंडिपेंडेंट थे और ये बहुत ही प्रॉस्पेरस कम्युनिटी थी। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने अब इनकी नकल करके हर एक चीज़ जो है वो मशीनों में तैयार करने लगे। पहले सिर्फ अमीर लोग ही ये चीज़ें ख़रीद सकते थे, अब मिडिल क्लास के लोग भी ख़रीदने लगे। तो धीरे धीरे ये जो वीवर्स क्राफ्ट पर्सन्स हैं, इनका जो काम है, जो इनकी लाइवलीहुड है, वो ख़त्म हो गई। जो इनकी ज़िंदगी थी, जिनसे कि अपनी ज़िंदगी चलाते थे, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये यहाँ वहाँ चले गए काम की तलाश में। कई सारे जो गांव हैं वो खाली हो गए। तो चलो आज हम आगे पढ़ेंगे। आयरन एंड स्टील फैक्ट्री केम अप इन इंडिया। अब आयरन और स्टील फैक्ट्रीज जो हैं वो इंडिया में आई। The year was 1904. The hot month of April. Charles Weld, American geologist, and Dharob G. Tata, the eldest son of Jamset G. Tata, were travelled in Chandigarh in search of iron ore deposits. तो ये कह रहे हैं कि 1904 की बात है, अप्रैल का महीना था, तब बहुत गर्मी थी। तो चार्ल्स वेल्ड जो हैं, जो कि अमेरिका के जियोलॉजिस्ट थे, और दारोबा जी टाटा जो हैं, उनका जो बड़ा बेटा है जेमसेट जी टाटा, तो वो चंडीगढ़ के आयरन ओर की खोज में। अब जेमसेट जी टाटा जो है, उसने ये डिसाइड किया कि वो मतलब बिल्डिंग्स बनाएगा। उसको पैसे भी काफ़ी खर्च करने थे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंडिया में सेट करने के लिए। लेकिन ये जो है, ये जहाँ पर जब तक उसको अच्छी क्वालिटी का लोहा की जो खदानें हैं वो नहीं मिल जाती, तब तक वो ये चीज़ नहीं कर सकता था। तो एक दिन की बात है, जब बहुत ज़्यादा जंगलों में यहाँ वहाँ घूमने के बाद वेल्ड और दारोगा जी जो हैं वो एक छोटे से गांव में आए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो वहाँ की औरतें और मर्द जो हैं वो बास्केट में आयरन ओर्स लोड करके, तो अगारियाज जो लोग हैं वो लोड करके ले जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने ये जो आयरन ओर है उनको कहाँ से मिली। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक पहाड़ के थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ है, तो वहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। अब वो जो हिल थी, वो जो पहाड़ी थी, वो जियोलॉजिस्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पर जो चीज़ वो ढूंढ रहे थे उन्हें यहाँ पर ही मिलेगी। और वो उस हिल का नाम था राजहारा हिल्स, जो दुनिया की सबसे बेस्ट आयरन ओर है। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम थी कि वो जो रीजन था वो बहुत ही ड्राई, और जो नेसेसरी वाटर है वहाँ फैक्ट्री तक पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, कि आसपास ये चीज़ें नहीं थी। तो जो टाटाज हैं उन्होंने क्या किया, अपनी सर्च जो है वो कंटिन्यू रखी, जो खोज है वो कंटिन्यू रखी कि वो ऐसी जगह पर फैक्ट्री जाएगी जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएं। और फाइनली उन भिलाई स्टील प्लांट जो है जहाँ पर ये लगाया गया है, तो वहाँ पर उनकी ये जो खोज है ये पूरी हुई। फिर कुछ सालों के बाद उन्होंने वो जो फॉरेस्ट एरिया जो था उसको क्लियर करवा दिया। वो एरिया था सुबर्णरेखा जो रिवर है, नदी है, उसके किनारे पर था।
और वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री जो है वो लगा दी। उस जगह का नाम था जमशेदपुर। Here there was water near iron ore deposits। वहाँ पर जो आयरन की खदानें थी उसके पास पानी भी था। अब जो टाटा और स्टील कंपनी है जिसका नाम था टिस्को, वहाँ पर ये चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी करीब 1912 के आसपास। टिस्को was set up an opportune time। Although the late 19th century, India was importing steel that was manufactured in Britain। अब इंडिया में जो स्टील है मैन्युफैक्चर से ब्रिटेन से बनी हुई यहाँ आती थी। अब यहाँ पर रेलवे लाइन भी बिछाई जाने लगी इंडिया में, ताकि जो अंग्रेज हैं, ब्रिटेन है, वो यहाँ पर अपना बनाया हुआ माल आराम से ला सके और यहाँ पर उनको अच्छी मार्केट भी मिली हुई थी, तो यहाँ पर वो अच्छा बिजनेस कर सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी लंबे समय के बाद, ब्रिटेन एक्सपर्ट्स इन द इंडियन रेलवे वर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब इन्होंने ये मानना छोड़ दिया कि अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है वो इंडिया में मिल सकता है। बाय द टाइम टिस्को वाज सेट अप, द सिचुएशन वाज चेंजिंग। अब सिचुएशन जो थी वो थोड़ी चेंज हो गई। इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। अब जैसे कि हम जानते हैं 1914 के आसपास जो है पहली जो लड़ाई थी दुनिया में वो शुरू हो गई। स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वार इन यूरोप। अब जो स्टील ब्रिटेन में प्रोड्यूस हो रही थी, वहाँ पर जो बनाई जा रही थी, अब वो लड़ाई में यूज़ होने लगी। तो इस तरीके से जो इंडिया में ये जो स्टील वगैरह का बिज़नेस करना चाहते थे, तो ये धीरे धीरे कम हो गया। एज द वार ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स, जैसे कि हम जानते हैं ये लड़ाई काफ़ी सालों तक चली थी। टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड carriage wheel for the war। By 1919 the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by the Tisco। अब ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इन्होंने टिस्को से करीब 90% स्टील खरीद ली, जो टाटास थे, जो इंडिया के रहने वाले थे। ओवर दिस टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब ये ब्रिटिश एम्पायर में सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन गई। In the case of iron and steel, as the case of cotton textile, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and market for India industrial goods increased। This happens during the First World War and after। और ये चीज़ें कब घटित हुई? जब पहली लड़ाई हुई। अब उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो यहाँ से ले जाते थे। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर। और जैसे जैसे राष्ट्रीय मूवमेंट आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ने लगे, ये चीज़ें और बढ़ने लगी, तो जो इंडस्ट्रीज थी ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर। और लोगों की जो डिमांड है कि इन सबको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ज़्यादा हो गई। अब स्ट्रगल होने लगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दिस डिमांड्स इन द लास्ट डिकेड ऑफ कॉलोनियल रूल। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन सबको माना था लास्ट में, ठीक है।